नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम यूजीसी नेट 2014 का सेकंड पेपर हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं। जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एकल प्रमुख भूआकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य कहलाते हैं। इसमें सही आंसर होगा इसका सरल भूदृश्य। देखिए, एक ही प्रक्रम द्वारा जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो वो सरल भूदृश्य होता है, जबकि कई चक्कर संपन्न होते हैं उसे बहुचक्रीय स्थलाकृति कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समानांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर हैं को किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, अंग्रेजी का जो क्वेश्चन है उसका कंप्यूटर द्वारा हिंदी अनुवाद होता है तो उसमें थोड़ी बहुत गलती रहती है। ये कटक दिया है, दरअसल ये बालू के रेत के टीले हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें ये कहा गया है कि निपाती अग्रांत का मतलब जो सींग निकले होते हैं वो नहीं होते। तो इस प्रकार समानांतर फैले हैं। तो देखिए, एक तो होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्घ्य। तो ये हमें अनुदैर्घ्य स्तूपों के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, सीफ और बरखान ये तो लगभग एक जैसे ही रूप हैं, और बालू का अपोड ये अलग ही आकृति है। तो इसमें सही आंसर होगा वेलबेक। आगे चलते हैं। ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं तो आसानी से हम हल कर पाएंगे। ऐसी नदी घाटियां जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिसे निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, तो उसका कोई क्रम ही नहीं होगा, तो वो होगा अक्रमवर्ती अपवाह। वे कहीं से भी दाएं बाएं से कहीं से भी नदी की धारा ढाल के अनुसरण करते हुए कहीं से भी बहने लगती है, और बाद में जब आकृति बनती है हमें पता ही नहीं लग पाता कि वो अनुवर्ती है, प्रवर्ती है या नवानुवर्ती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पुस्तकें हैं ज्योमॉर्फोलॉजी की और हमें मिलान करना है। तो देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमॉर्फोलॉजी काफ़ी अच्छी पुस्तक है और ये इसके लेखक हैं W.D. थानबरी महोदय ने इसको लिखा था। और द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स और अनस्टेबल अर्थ और मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ। तो देखिए, अनस्टेबल अर्थ है वो स्टीयर्स महोदय की है, और मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ है ये किंग की है। तो इसमें देखिए, पहला है उसमें दूसरा आंसर है, और दूसरा है उसमें स्मॉल अनस्टेबल अर्थ स्टीयर्स और मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ किंग। तो ये इसमें पहला ही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में अभी जो एग्जाम हुई थी जनवरी में उसमें भी आया हुआ है। तो ये बैंक महोदय का है। डेविस ने ढाल पतन सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अवलोकन किया कि तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापन भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है। और तिब्बत के पठार और मानसून, ये कोटेश्वरम महोदय ने ये विचारधारा प्रस्तुत की थी। आगे चलते हैं। जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की योजना के अनुसार ध्रुवीय पर्वतीय प्रकार की जलवायु, तो ये जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में पाई जाती है। तो इसमें देखिए सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पवन, आपको पता है कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर बहता है। जहाँ गर्मी होगी ज़्यादा तो वायु विरल हो जाएगी, और जहाँ ठंड होगी तो वायु सघन होगी। तो उच्च वायुदाब कहाँ होगा? उच्च वायुदाब जहाँ होगा जहाँ ठंड पड़ रही है, और न्यून वायुदाब जहाँ गर्मी है। तो इसमें देखिए, दाब प्रवणता, घर्षण, चुंबकत्व और कोरियोलिस प्रभाव। तो दाब प्रवणता का प्रभाव पड़ता है, घर्षण का भी पड़ता है, कोरियोलिस का भी पड़ता है, चुंबकत्व है इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। तो इसमें सी आंसर होगा। आगे चलते हैं। नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है विषुवतीय द्वीप, उष्णकटिबंधीय तट,
ध्रुवीय हिम टोपी और मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र। बिल्कुल सामान्य सा आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र, हमें पता है विषुवत ये जो द्वीप हैं इक्वेटर के छोटे छोटे, वहाँ तापांतर बहुत ही कम रहेगा। उष्णकटिबंधीय तत्व हैं वहाँ भी कम रहता है, और ध्रुवीय हिमटोपी वहाँ भी कम रहता है। मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र हैं जो महाद्वीपीय जलवायु रखते हैं, तो वहाँ पर तापमान का अंतर मिलता है। वार्षिक तापांतर, उच्चतम वार्षिक तापांतर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, द्रव स्थिति में गए बगैर ठोस का सीधे गैस में रूपांतर का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए ये 6th-7th क्लास की साइंस के बुक में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और काफ़ी बार हमने पढ़ा है कि कोई भी जो लिक्विड होता है वह ठोस में, जैसे कि पानी है, अगर ठोस में जाने से सीधे गैस में ही बदल जाता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातीकरण। इसमें सी आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं आपको इंग्लिश का जो पार्ट है वो दिखा देता हूँ। इसमें आप देख लीजिए, वीडियो को आप रोककर इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन से संबंधित लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल के जलने से उत्पन्न होता है। और इसमें देखिए वसा का तापीय वियोजन, रंग बनाना, वात्या भट्टी और गैसोलीन मोटर निकास। तो यूजीसी के अनुसार इसमें डी आंसर है वो सही माना गया था। अगला क्वेश्चन, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वगमन, अपवेलिंग। ऊपर का गर्म जल है और नीचे अगर ठंडा जल है तो वो ऊपर नीचे एक प्रकार से सर्किल जैसी आकृति बनती है, तो उसको ऊर्ध्वगमन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समुद्री सतही तलछट में चूनायुक्त और सिलिकामय सिंधु पंख समाविष्ट हैं। तो ये देखिए जो बायोजीन्स हैं, जीवजात वाले, उससे संबंधित जो पंख हैं वो आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, शाक भक्षी और मांस भक्षी पशु जैसे कि शेर, गिद्दड़ और लक्कड़बग्गा की विशाल संख्या कहाँ पाई जाती है। तो अफ्रीका के सवाना प्रदेशों में भिन्न भिन्न जानवरों की प्रदेशों की भूमि भी इसे कहते हैं, सवाना घास के मैदान। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है हमें, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। ये इकोसिस्टम से संबंधित जो पिरामिड बनता है, तो हरित पादप हैं वो उत्पादक हैं, और पशु परजीवी, पादप परजीवी और कवक। पशु परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता, पादप परजीवी पशु परजीवी है वो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, पादप परजीवी प्राथमिक हैं, और कवक है वो अपघटक है। तो इसमें देखिए पहला आंसर है वही आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 का। भूगोल में विधि विषयक उपागम किस पर बल देता है। इसमें देखिए आगमनात्मक अध्ययन, विधि निर्माण अध्ययन, भाव चित्रात्मक अध्ययन और अनुभविक अध्ययन। ये देखिए ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद से नए नए आयाम भूगोल में प्रस्तुत हुए। तो इसमें देखिए विधि निर्माण अध्ययन पर बल देता है विधि विषयक उपागम, बिल्कुल आसान है ये। इसमें दूसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये पुस्तक और लेखक दी हैं, इब्न खालदून मुकदमे बिल्कुल सही है, अल मसूदी अल बल्खी किताब अल अस्कल बिल्कुल सही है, अल बरूनी किताब अल हिंद बिल्कुल सही है, ये गलत है, रूट्स एंड जियोलम्स अल बरूनी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2017 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं 18 का क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है। ये भूगोलवेता हैं और उनसे संबंधित विचारधाराएं दी गई हैं। तो रेडजेल ने सामाजिक डार्विनवाद बिल्कुल सही है, रिटर का उद्देश्यवादी विचारधारा, हार्टसोन का क्षेत्रीय विभेदन, और स्लूटर का भूदृश्य विज्ञान। तो देखिए इसमें पहला है, इसमें डी है, डी में 1 दिया हुआ है और मिलान करना है इसमें। तो इसमें देखिए ये आएगा, पहला ही आंसर आ जाएगा इसमें।
आगे चलते हैं। जर्मन भौगोलिक विचारधारा के विकास के सिलसिले में निम्नलिखित में से किसका सही अनुक्रम है? जर्मनी जो भौगोलिक विचारधारा है उसमें ये जो दिए हुए हैं लेखक, तो इसमें देखिए ये एक बिल्कुल सूत्र है छोटा सा, परे हटो। तो परे हटो, इससे देखिए कैसे बनेगा। इसमें फैसल, ऑस्कर फैसल, और रे से हो जाएगा रेडजल, और है से हेटनर, और ट्रोल, ये दूसरा आंसर होगा। कोस्मोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया और उसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभक्त किया? ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कोस्मोग्राफी का अर्थ है विश्व रचना, और ये हम जानते हैं कि कोस्मोस प्रमुख ग्रंथ है हम्बोल्ट महोदय का, तो ये बिल्कुल सही आंसर है हम्बोल्ट। अब देखिए ये इसका इंग्लिश के क्वेश्चन है 21 से लेकर, तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21, पर्सपेक्टिव ऑन ऑफ ज्योग्राफी 1959 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, आरपीएससी में भी और यूजीसी नेट में भी काफ़ी बार पूछा गया है सुमेलित करने से संबंधित क्वेश्चन में, तो आप बिल्कुल जान गए होंगे कौन है इसके आंसर। रिचर्ड हार्टसॉन महोदय, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध नेट जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसमें प्रवास और मृत्यु दर दोनों से संबंधित है। ए और इसमें माफ़ करना, इसमें देखिए इसमें होगा ए और सी है, मृत्यु दर और प्रजननता से संबंधित है, ए और सी दोनों। ग्रामीण घर किसका सूचक है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये पर्यावरण से संबंधित है ग्रामीण घर, क्योंकि इसमें ग्रामीण परिवेश में पर्यावरण से संबंधित जो वस्तुएं हैं, सामग्री है, उसका इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है? तो प्रारंभ की अवस्था इसमें पूछी गई है, तो इसमें देखिए वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है, ये पहला आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, टुंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन? टुंड्रा में परिवहन का साधन स्लेज है, बिल्कुल सही। एस्किमो जनजाति द्वारा फिसलने वाली जो गाड़ी होती है स्लेज, जो हड्डियों से बनती है, और जो रेंडियर जानवर होते हैं वो इसे खींचते हैं। अगला क्वेश्चन, चेन्नई बंगलुरु गलियारा का विकास किस पर आधारित है? तो चेन्नई और बंगलुरु, तो ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है, तो इसमें देखिए ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पहला आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं, हाल ही से नगरीय औद्योगिक विकास में प्रमुख फोकस किस पर रहता है? तो इसमें 27 में देखिए क्या पूछा गया है, तो इसमें औद्योगिक विकास, नगरीय औद्योगिक विकास में प्रमुख फोकस किस पर रहता है? तो इसमें देखिए नोडल विकास का, गुच्छ विकास का, पतन नगर उन्मुखी विकास का। तो इसमें क्लस्टर जो होता है, समूह, एक उद्योग का समूह, उस पर विकास रहता है, फोकस रहता है गुच्छ विकास। अगला क्वेश्चन, उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? तो इसमें देखिए ये RBPWG, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर, व्हाइट कॉलर और गोल्ड कॉलर, ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तो जो ज़्यादातर जितने भी हैं सेवा सेक्टर हैं वो सारे व्हाइट कॉलर हैं। और इसमें पूछा है उच्च स्तर पर प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? तो इसमें देखिए तृतीयक गतिविधियां ही आएंगी इसमें, प्रशासनिक पद, क्योंकि इसमें पंचम, जरा ध्यान से देखें, फिर से देखते हैं हम इसमें क्या आएगा, चतुर्थक गतिविधियां आएंगी, क्योंकि इसमें गोल्ड कॉलर तो दिया ही नहीं है, और प्रशासनिक पद वो सेवा सेक्टर में ही होता है, तो चतुर्थक गतिविधियां आएंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसमें भूरा कोयला और निम्न श्रेणी का बिटुमिनस कोयला चतुर्थक कल्प में बने, बिल्कुल ठीक है। डोलोमाइट का लोहा इस्पात उद्योग में उच्च ताप का सह सामरिक तथा फ्लक्स के रूप में उपयोग होता है, बिल्कुल ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, नवीकरणीय, बिल्कुल सारे ही सही हैं। ये 1, 2 और 3 सभी सही हैं। माफ़ी चाहूँगा, बीच में तेज़ बारिश होने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। आगे चलते हैं। एडवर्ड उलमैन के मॉडल में वर्णित स्थानिक अंतःक्रिया के 3 आधार क्या हैं? ये परिवहन भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है और परिवहन भूगोल की सबसे बेहतर बुक है वो हरिमोहन सक्सेना की है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के वो लेखक हैं, लेकिन ये पुस्तक है हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित नहीं है, अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हो जाएगी, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो एडवर्ड उलमैन का जो मॉडल है इसको ग्रेविटी मॉडल भी कहते हैं और इंटरेक्शन मॉडल भी कहते हैं। तो 3 आधार बताए थे उन्होंने, पूरकता, स्थानांतरणीयता और अंतर्वर्ती अवसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आप थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो वीडियो को रोककर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 31, जापान अपने किन कारणों से विश्व में एक अग्रणी औद्योगिक देश है? विकसित जलीय विद्युत के कारण, धात्विक खनिजों के विशाल निक्षेप के कारण, उच्च स्तर की प्रौद्योगिकीय क्षमता के कारण और द्वीपीय अवस्थिति के कारण। तो देखिए, विकसित जल विद्युत, धात्विक खनिजों का निक्षेप इतना नहीं है वहाँ पे, उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी है और जल विद्युत भी वहाँ ठीक है। तो 1 और 3 ये इसमें आएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिया गया है। उन्नत प्रकार के रबड़ वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबड़ के साथ अमेजन बेसिन का रबड़ स्मृति से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, ठीक है। संसाधन मानवीय संस्कृति द्वारा सृजित तथा नष्ट किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें दोनों सही हैं और व्याख्या भी है, ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्कृति क्षेत्र की विशेषताएं हैं? प्राचीन सभ्यता और क्लासिकीय संस्कृति की परंपरा, प्राचीन नगर राज्यों का उत्थान और कृषि और अंगूर की खेती समेत बागवानी का महत्व। तो देखिए, इसमें कृषि में अंगूर की खेती, रसदार खेती इटली, फ्रांस, आसपास के जो देश हैं, भूमध्य सागरीय देश हैं, वहाँ की जाती है। तो इसमें सी आएगा, भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन, पितृसत्तात्मक समाज और स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति किस जनजाति की विशेषता है? तो देखिए, पितृसत्तात्मक समाज और स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति दोनों की विरोधाभासी स्थिति पूछी गई है। समाज पितृसत्तात्मक है लेकिन स्त्रियों का महत्व अधिक दिया जाता है, तो ये है थारू जनजाति। 35 का क्वेश्चन देखते हैं। लोक नीति का भूगोल किसके भौगोलिक अध्ययन के साथ संबंधित है? लोक नीतियों का सृजन और क्रियान्वयन, लोक नीतियों का क्रियान्वयन और निगरानी, लोक नीतियों का सृजन और मूल्यांकन और लोक नीतियों का मूल्यांकन। इसमें देखिए 2 और 3 सही हैं। लोक नीतियों का क्रियान्वयन और निगरानी, लोक नीतियों का सृजन और मूल्यांकन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सेमिटो हेमिटिक भाषाई परिवार से है? तो ये है हिब्रू भाषा, दूसरा आंसर होगा इसमें। अगला, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्व द्वीप को वश में रखता है। तो ये मैकाइंडर की हार्टलैंड थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये समझ लीजिए 10 साल में ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है। भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार की गए मॉडल पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन, प्रादेशिक विकास है। प्रादेशिक विकास बहु प्रकार्यात्मक उपागम है, मल्टी फंक्शनल से संबंधित अप्रोच।
तो इसमें होगा दूसरा आंसर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम से संबंधित हैं। वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाफस्मिट के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में उसके विकास के मुख्य चरणों में कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है वो प्राकृतिक संसाधन से संबंधित विकास होता है, उसके बाद संस्कृति का विकास होता है, उसके बाद प्रादेशिक विज्ञान और उसके बाद महानगरीय। तो इसमें देखिए क्रम में सबसे पहले आएगा 4, फिर 1, 3 और 2। अगला क्वेश्चन। किसने यह व्याख्या की कि केवल एक प्रदेश है पृथ्वी की सतह जिस पर मानवता को अपना आवास मिला है? ये रोजर मिन्सुल महोदय का कथन है। अगला क्वेश्चन। कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र कार्यात्मक प्रदेश है, फंक्शनल रीजन। अगला क्वेश्चन। दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों के अनुक्रम पूछे हैं। ये दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसमें देखिए एक सूत्र है, मैंने ऐसे ही सूत्र बनाया है, देखिए आप भी याद कर सकते हैं इससे। एक तो है देखिए टाकलजा, ट्रांस हिमालय, और उसके बाद काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इसके अलावा एक और भी है, इसके आगे और लगा सकते हैं हम हिप्पी, टाकलजा हिप्पी, तो हिमालय और पीर पंजाल। तो इस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। देखिए इसमें पहले आता है पीर पंजाल, फिर हिमालय, फिर जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और ट्रांस। तो इसमें देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये डी का आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन। कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन और सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र, तो ये पश्चिम बंगाल का झरिया क्षेत्र, झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 का। 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम और निम्नतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः कहाँ अंकित किया गया? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और नागालैंड, बिहार और नागालैंड। तो सबसे ज़्यादा हमें पता था बिहार का रहा था और नागालैंड का कम रहा था, तो इसमें डी का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। वृहद भारतीय मरुस्थल में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत? भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल, राजस्थान में नहर, नलकूप, कुआं, उपयुक्त सभी। तो महत्वपूर्ण स्रोत है नहर, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन। सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी? नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है तरंग दैर्घ्य और स्पेक्ट्रमी बैंड। दृश्यमान जो बिल्कुल कम 0.4 से 0.7, पहला है इसमें 4 का आएगा। अवरक्त 0.7 से 3, इसमें दूसरे में तीसरा। और सूक्ष्म अवरक्त 1 मिलीमीटर से 1 मीटर, और तापीय अवरक्त में 8 से 12। तो इसमें सही आंसर होगा सी का। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़े का वितरण दर्शाने के लिए प्रवाही मानचित्रों का उपयोग किया जाता है? तो प्रवाही मानचित्र है रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। यातायात प्रवाह मानचित्र हो गया, जैसे नदी में जल का प्रवाह किस प्रकार होता है, और रेल मार्ग हैं उसमें कितनी रेलगाड़ियां गुजरती हैं, सड़क मार्ग पर कितनी बसें और ट्रैफिक गुजरते हैं, तो उनको रेखाओं के द्वारा पतली या मोटी रेखाएं करके या एक रेखा के अनुपात के आधार पर। अगला क्वेश्चन। संचयी आवर्ती वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? काफी बार रिपीट हुआ है, तो ये ओगिव या तोरण आरेख या ओगिव। तो ये 50 क्वेश्चन थे इसमें, और जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पेपर और अपलोड कर दिए जाए, क्योंकि अभी जल्दी ही 15-16 से एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार हल करें, क्योंकि एक पेपर में लगभग 5-6 क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं पिछले 2-3 साल से।
तो ज़्यादातर क्वेश्चन है इन्हीं में से आते हैं। और आपके लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि आप बिल्कुल इसको पास करें, नेट को क्वालिफाई करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।